नमस्कार, एमएच1 प्राइम के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश की राजधानी में एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन। क्या बैकडोर से बीजेपी शासन चलाना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह आरोप है। सोमवार को लोकसभा में देश की राजधानी से जुड़ा हुआ एक संशोधन विधेयक लाया गया, उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि क्योंकि बीजेपी को दिल्ली में लोगों ने नहीं चुना, इसलिए बीजेपी पीछे से ऐसा कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर यही सब करना है, एलजी को ही सारी फाइलें जानी हैं, तो फिर मुख्यमंत्री विधायक चुनने का क्या फ़ायदा। तो सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में बॉस कौन। क्या वाकई दिल्ली में फिर से पावर को लेकर के टकराव होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा है सड़कों पर उतरेगी, बीजेपी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और कांग्रेस भी सरकार की ओर से लाए गए इस विधेयक का विरोध कर रही है। तो चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनेंद्र भारद्वाज जुड़ गए आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय सहरावत बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और डॉक्टर अनामिका झा जुड़ गई हैं कांग्रेस से, आप सभी का स्वागत है। अजय, शुरुआत आपसे। बैकडोर से आप सरकार चलाना चाहते हैं, क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि कोई इमेच्योर इंसान, कोई आउट ऑफ पॉलिटिक्स कोई आदमी होता है और इस कंटेक्स्ट में बात करता है तो शायद समझ में आती कि उन्हें जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं है। लेकिन जब एक स्टेट का डिप्टी सीएम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि उन्हें कानून की समझ भी है। लेकिन जानबूझकर समझ होते हुए लोगों को बरगलाकर खामखा आंदोलन करके उस प्रोटेस्ट की स्थिति पर आना, ये गलत है। मैंने पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा, जब हम पिछली बार सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारे फेवर में चीज़ें आई थी और आज पलटकर एक अमेंडमेंट लेकर आ गए हैं जीएनसीटीडी से रिलेटेड, और ये गलत है, ये बैकडोर है और पीछे से एंट्री कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब वो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी हमारे हक में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि जी समझिए आप, ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के प्रोसेस ऐसे ही होते हैं और इन चीज़ों पर जुरिडिक्शन एलजी की आती है। पिछली बार भी ये सुप्रीम कोर्ट में हार करके आए थे। नहीं, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि एलजी क्या करेंगे और चुनी हुई सरकार क्या करेगी। जी, जब इनकी पावर्स को डिवाइड करने के लिए उन्होंने कहा था कि आप अपने काम करिए, वो अपने काम करेंगे, लेकिन कौन कौन से काम आपके होंगे और कौन कौन से काम एलजी के होंगे, ये तो आप एलजी के साथ ही बैठ कर डिस्कस करोगे या डिबेट करोगे। लेकिन आप पब्लिक में चले जाते हो, फिर एलजी के पास नहीं जाते हो, फिर आपको लगता है एलजी भी नाराज़ है, भाजपा की सरकार भी नाराज़ है, और इस तरह का एक एजेंडा प्रोपेगेंडा चला चला के फाइनली आपको सिर्फ यही होता है कि लोगों की सहानुभूति मिल जाती है, लेकिन एट द एंड दिल्ली का काम इसके कारण रुकता है। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को इस तरह की इमेच्योर स्टेटमेंट ना देकर एलजी के साथ बैठकर अपने डिपार्टमेंट की डिवीजन को समझना चाहिए, और उनको ये मानना चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हुए, कि एक यूनियन टेरिटरी है, ये पूर्ण राज्य नहीं है, इसे पूर्ण राज्य की तरह देखना बंद कर दें। फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करिए जी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरीके की बात करते हैं तो हंसी भी आती है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने देखा है 2015 से लेके 2021 हो गया। लगातार 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे नजीब जंग, उन्होंने किस तरीके से दिल्ली की जो डेवलपमेंट की फाइल थी वो रोक देते थे। स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के डेवलपमेंट की। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उस टाइम के चीफ जस्टिस है दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है, इसमें 5 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक ऑर्डर निकालती है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास तमाम शक्ति है, एक लैंड को छोड़ के, एक पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के, पुलिस को छोड़ के और जुडिशरी को छोड़ के, और साफ साफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस बात का उल्लेख होता है कि दिल्ली की सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सरकार निर्णय लेने को स्वतंत्र है। सरकार निर्णय लेने के बाद एलजी को अवगत कराएगी। लैंड, पुलिस और जुडिशरी छोड़ के बाकी सब डिसीजन लेने का काम दिल्ली की सरकार का है। दिल्ली की सरकार को कोई भी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजने की जरूरत नहीं है। आज जब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3-3 बार, अरविंद केजरीवाल ने, मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी नहीं हराई थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शिकस्त दी थी। वो अभी तक इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी तक इनको लगता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को डेवलपमेंट के काम से रोका जाए। अभी हाल ही में आपने देखा एमसीडी यूनियन टेरिटरी है ना, देखिए यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने लिखा है कि सुप्रीम लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर और लैंड छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। एक सुप्रीम कोर्ट की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर कोई डिसीजन देती है, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के 239AA में बार बार उल्लेख है, भारतीय जनता पार्टी बिल के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और ये हुआ क्या है कि जब दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पे किसान बैठे थे, इनके पेट में अभी तक यही दर्द हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पानी क्यों दे दिया, उनको खाना क्यों खिला दिया, वहां वाईफाई क्यों लगा दिया। ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द है। ठीक है डॉक्टर झा,
दिल्ली में हो क्या रहा है आपके हिसाब से? देखिए, सीधा सीधा मैं कहूँगी कि दिल्ली की जो मौजूदा स्थिति है वो 91 में जो थी, उस कगार पे दिल्ली को इन दोनों ने, केंद्र की मोदी सरकार हो या केजरीवाल सरकार, ये दोनों सिक्के के ए और बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 15 साल जब दिल्ली में कांग्रेस कार्यकाल में कभी ऐसी रसाकसी नहीं देखने को मिली। बीजेपी ने ऑलरेडी स्थानीय निगम चुनावों में आपने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि निगम में ये पर्याप्त बहुमत में हमेशा से ही रहे, चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में भी ये थे और इस वक्त भी है। लेकिन फिर भी दिल्ली की जो जनता है, आप कॉरपोरेशन में जाके हाल देखेंगे कि जनता का बिल्कुल ही बुरा हाल है। अभी कह रहे थे हमारे आम आदमी पार्टी जो कह रही है उसके साथ हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी जो कह रही है, ये कह रही है इनके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और है। ये एक तरीके से भाजपा की बी टीम की तरह ये लोग दोनों मिलके इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं सीधा सीधा ये कहूँगी कि 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये न्यायिक प्रक्रिया का जो है, ये बिल्कुल ही उल्लंघन है। ठीक है सरावत साहब, ज़रूरत क्या पड़ गई इस बिल को लाने की, क्या दिक्कत चल रही थी? देखिए, मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, और जिनको कहना है कि ये लोकतांत्रिक नहीं है तो उनको ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में बैठी सरकार जो लोकसभा में बैठी है, उन्होंने ये बिल पारित किया है, ये राज्यसभा में भी जाएगा और लोकतंत्र के प्रक्रिया के तहत ये पास होगा। अभी ज़रूरत क्या थी? अनडेमोक्रेटिक है तो फिर डेमोक्रेसी के पास नहीं होता। तो पहली बात तो इनका ये कहना गलत है। हाँ, आपकी बात सही है, आप पूछ रहे हैं कि भाई इसको लाना ज़रूरी क्यों है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको लाना ज़रूरी है। अब केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं हर चीज़ में, डीटीसी का डिपार्टमेंट भी 1993 से पहले अल्टीमेट अथॉरिटी, तो पहली बात तो एलजी है। ये पहली बात तो मैं सबको बता दूं कि दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जिसकी अल्टीमेट पावर गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप अपने मैनिफेस्टो में तो आप पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। आज की डेट में जो स्थिति आप उस पर हाँ, आप बता रहे हैं कि जी हम इसको ये बार बार बता रहे हैं यूनियन टेरिटरी। नहीं सर, देखिए, सारी यूनियन टेरिटरी में अल्टीमेट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का पन्ना कोई भी उठा के देख लीजिए। अगर आप उसके अलावा कोई बात करेंगे तो आपके और मेरे परसेप्शन की बात होगी, लेकिन वो लीगल बात नहीं होगी। आज की डेट में लीगल अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर। परसेप्शन बनाने का मौका दे रहे हैं ना आप उन्हें। मैं वही तो कह रहा हूँ, डीटीसी का डिपार्टमेंट भी, दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट ही 1993 से पहले एलजी के अथॉरिटी के नीचे, तो वो भी बाद में वापस लाया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 75 एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ हैं आज भी केजरीवाल जी के नीचे हैं, आज भी वो पावर उनके नीचे है। तो आप उनमें वो काम करके दिखाइए ना। आप क्यों सिर्फ विज्ञापन की राजनीति पर बेस करके किसी भी फंडामेंटल पॉलिसी का बेड़ा गर्क करने पे तुले हैं? डीटीसी के डिपार्टमेंट को आपने हाथ लगाया, आपने कहा जी मैं फ्री टिकटें दूंगा, लोग फ्री आएंगे जाएंगे। आज डीटीसी का डिपार्टमेंट का भट्ठा बैठा हुआ है, लॉसेस के अंदर है। डीटीसी की बसों की हालत क्या है? पिछले 7 साल से पोल्यूशन पर आप बार बार बोले जा रहे हैं, पोल्यूशन के लिए 1000 इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, 1000 इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी। आज तक तो ना आपको दिखी है ना मुझे दिखी है। ये यमुना साफ हो जाएगी, ये थेम्स रिवर बन जाएगी, ना तो आज तक वो यमुना का गंदा नाला ऐसे के ऐसे ही है, ना तो आज तक वो साफ हुई है। दिल्ली को लंदन बनाने की बातें करते हैं, वो भी विज्ञापनों में। दिल्ली को हम ये बना देंगे, इस बार कह दिया सिंगापुर की कैपिटा से कंपेयर कर दिया। तो मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी और एडवर्टाइजमेंट के बेस पर जो एक केजरीवाल जी की पूरी पॉलिटिक्स धरी है, उसका सिर्फ एकमात्र कारण क्या है कि इनको काम नहीं करना। काम करना होता तो 75% की जो एडमिनिस्ट्रेटर पावर है उसमें भी एक सीएम अपना काम करके दिखा सकता है। लेकिन नहीं, पहले दिन से दिल्ली पुलिस हमें दे दो, पब्लिक ऑर्डर हमें संभालने दो, लैंड हमें संभालने दो। एक फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़कर जो डेमोक्रेटिक में हम जिन्हें कहते हैं ना, अभी तो जो है उसमें दिक्कत। इन्होंने पुलिस की डिमांड, वो ठीक है, पर अभी तो जो है उसकी बात। अगर कोई अमेंडमेंट आया है तो मुझे बताइए उसमें इनको प्रॉब्लम क्या है? क्या लेजिस्लेटिव जो विधानसभा में कोई पावर लेने के लिए इनको मना करा है? क्या एक फाइल को एलजी को रेफर कराना जो कि एक एलजी की अथॉरिटी के अंदर आता है, एलजी को वो फाइल रेफर कराने में इनको समस्या है, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है? या तो मन में खोट है, या तो कोई करप्शन है, या तो कोई चोरी है। पहले कहते थे ट्रांसफर ही हमारे नीचे करो, एसीबी हमारे नीचे करो, तब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने इनको साफ साफ किया, ना ट्रांसफर आपके नीचे आएंगे, ना एसीबी आपके नीचे आएगी, ना दिल्ली पुलिस नीचे आएगी। हाँ, दिल्ली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके आप डायरेक्टर या चेयरमैन अपने बना सकते हो, वो इनको मिले थे। उसके बदले के सारे फेवर एलजी के फेवर में गए थे, और मैं मानता हूं इस प्रक्रिया को इनको सम्मान करना चाहिए। आपका बी टीम है या फ्रेंडली मैच खेलते हैं दोनों आपस में? देखिए, डॉक्टर अनामिका शायद पढ़ के नहीं आई या उनकी पार्टी ने उनको लाइन नहीं दी। मैंने अभी कपिल सिब्बल साहब का एक ट्वीट देखा, उससे पहले मैंने इनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का एक ट्वीट देखा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य की कड़ी निंदा तो वो भी कर रही है। नहीं कड़ी निंदा करिए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियाँ छीनना ये एक तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या और एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। ये शायद पार्टी की लाइन नहीं लेके आएंगी, इसका जवाब इनकी पार्टी इनसे पूछेगी। रही बात जो हमारे साथी ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने साफ साफ कहा है 5
जजों की बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज उसमें थे और चीफ जस्टिस जो थे दीपक मिश्रा, साफ साफ इस बात का उल्लेख हुआ था कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जुडिशरी छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर छोड़कर तमाम अधिकार दिल्ली सरकार को दिए जा रहे हैं। उसके बाद हमने दिल्ली के लोगों के लिए स्कूल ठीक करे, अस्पताल ठीक करे, बिजली ठीक करी, पानी ठीक करे। भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं कर पा रहे थे। भारतीय निश्चित तौर पर देखा दिल्ली के लोगों ने कि कैसे हमारी फाइलें दबा के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठ जाते थे। नजीब जंग एक छोटी छोटी बात के लिए हमें तंग करते थे, परेशान करते थे। हमारी सीसीटीवी की फाइल रोक दी, हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक्स थे उनकी फाइल रोक दी, हमारी जो बिजली पानी से रिलेटेड जो स्कीम थी, जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम थी, उसको रोक दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, आपने देखा कि हमने दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट भी लगाई। हमने दिल्ली के लोगों को जो कमिटमेंट करी थी, हमने महिलाओं की यात्रा भी फ्री करी। कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। देखिए प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को ये गरीब, इनके डीएनए में गरीब विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब आदमी को बिजली फ्री मिले, पानी फ्री मिले, महिलाओं को यात्रा फ्री मिले। ये लोग नहीं चाहते कि गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक मिले। ये लोग नहीं चाहते कि सरकारी अस्पताल ठीक हो। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा आईएएस बने, गरीब का बच्चा डॉक्टर बने, गरीब का बच्चा इंजीनियर बने। इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल गरीबों के लिए क्यों काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार गरीबों को बढ़ने से रोकना चाहती है सर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ठीक है डॉक्टर झा, ये बार बार जब जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि जब शीला दीक्षित जी थी 15 साल थी तब ये दिक्कतें नहीं आई। ऐसा क्यों, मतलब उनका उदाहरण क्यों याद दिलाया जाता है, क्यों समन्वय नहीं है यहाँ पर? जी मैं अभी इन्होंने पार्टी लाइन की बात की, तो पार्टी लाइन की ही मैं बात पे थी। पहले भी शायद इन्होंने मेरे वक्तव्य को ध्यान से सुना नहीं, लेकिन मैं जो कह रही हूँ, मैं क्या पूरी दिल्ली ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या जो ये केंद्र की सरकार है वो तो खुलेआम कर ही रही है। अभी इन्होंने बोला, अभी सहरावत जी ने, कि राज्य लोकसभा में बिल पारित हुआ, तो क्या इस तरीके से बिल पारित हुआ जैसे इन्होंने कृषि बिल को लागू किया? आप देखिए जो कृषि कानून, जो किसान, जो काला कानून है, क्या इन्होंने किससे विचार, पहले की जो चुनी हुई सरकार होती थी, चाहे केंद्र की, मैं ये नहीं कहती कि एनडीए की सरकार में वाजपेयी जी का दौर भी आप देखिए, तो विपक्ष को अपनी बात रखने का या विपक्ष से राय मशवरा लिया जाता था। और जिस तरीके से ये विदेश नीति की बात करते हैं, विदेश का जो ये कर रहे हैं, ये राजनीति का कॉर्पोरेटाइजेशन ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार कर रही है। और दिल्ली में जहाँ तक बात है, मैं अपनी बात पे फिर दोबारा ही अटल हूँ कि केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों ही ए और बी टीम की तरह काम कर रही है। क्यों? ध्यान भटकाने के लिए? आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस कार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अभी आपको एक मौजूदा उदाहरण देती हूँ। अभी की तत्काल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों का यह ज्वलंत उदाहरण है। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की शीला जी का कार्यकाल के दौरान, और निगमों पे शुरू से ही बीजेपी का ही दबदबा रहा है, लेकिन कभी भी 15 साल में दिल्ली के सफाई कर्मचारी या दिल्ली का कोई एक कचरा उठाने वाला, एनडीएमसी के कर्मचारी या कॉरपोरेशन, कभी भी वो हड़ताल पे नहीं गए, कभी भी उनकी वेतन में दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज ऐसी क्या है कि ये सफाई कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं करे? आप देखें, चाहे दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर हों, एक तरफ तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार उन्हें कोरोना वॉरियर्स का वो खिताब देती है, और जिन्होंने कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दिल्ली की जनता की सेवा की, तो आखिर वो क्यों आज हड़ताल पे है, न्याय मांग रहे हैं दिल्ली की राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से? ठीक है। सहरावत साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि परसेप्शन हो सकता है, परसेप्शन तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि आप एक चुनी हुई सरकार को तंग कर रहे हैं, उसके काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं। कैसे समझाएंगे लोगों को कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और ये जस्टिफाइड है? सर आप एक बात बताइए, परसेप्शन ये इन्होंने कब नहीं बनाया? पहली बार जब सरकार में आए तब से यही रोना मचाया हुआ है कि हमारे पास सरकार चलाने की पूरी ताकत नहीं है, ये नहीं वो नहीं, जबकि ये पहले दिन से जानते हैं कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। क्या आपने किसी और यूनियन टेरिटरी में डिस्प्यूट देखा, चाहे वो गवर्नमेंट बाय कांग्रेस हो या कहीं और हो? इससे पहले भी दिल्ली चलती रही। पौंडीचेरी की चर्चा है बहुत, पौंडीचेरी की चर्चा बहुत थी सर। इससे पहले भी दिल्ली चलती रही है। शीला दीक्षित जी सरकार में रही और भाजपा सेंटर में थी। क्या इस तरह का डिस्प्यूट आपने कभी देखा है? दिल्ली बड़ी स्मूथली चली है। मुझे लगता है सरकारों के बीच एक समन्वय की स्थिति रहती है, लेकिन समन्वय वहाँ हो सकता है जहाँ सच्चाई हो, लेकिन जहाँ झूठ, आरोप प्रत्यारोप और लगातार आप हम पर फेंकते रहेंगे, आप हम पर, तो हम भी तो वापस आपको रिवर्ट बैक करेंगे ना कहीं ना कहीं से। जब वो रिवर्ट बैक आप पर आता है तब तो आते नहीं हो। जब एमसीडी को पैसे देने की बारी आती है तो आप एमसीडी को फंड नहीं देते हो, अलोकेशन काट देते हो। कोरोना वॉरियर्स के जो डॉक्टर हैं उनको फीस में, उनको तनख्वाह नहीं जाने देते। जो वृद्धाओं की पेंशन है वो एमसीडी पे करती है। मैक्सिमम छोटी मोटी रोड, डेली गार्बेज की सारी समस्या, सारे काम एमसीडी के अंडर आते हैं। दिल्ली सरकार अपना बजट तो 70,000 करोड़ बता देती है और एमसीडी का बजट फिर
फिर से 2000 करोड़ काट देती है। तो जो दिल्ली की जो पारंपरिक समस्याएं हैं जो एमसीडी के अंडर आती है वो कैसे सॉल्व होंगी, और एमसीडी कहाँ से पैसा लाएगी जब अब सॉल्व हो जाएंगी, इस बिल से सॉल्व हो जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है इस बिल से सिर्फ इनको एक बात समझने की जरूरत है, जिस बात को बार बार ये भूल जाते हैं कि 239 आर्टिकल की बात जो नरेंद्र जी ने मेरे साथ बार बार करी, जब यूनियन टेरिटरीज के बारे में फॉर्मेट डिफाइन किया गया था उसमें कहा गया था सब यूनियन टेरिटरीज में से दिल्ली को स्पेशल स्टेटा है, और स्पेशल स्टेटा के चलते आपको एलजी को अल्टीमेट अथॉरिटी की रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। इनको सिर्फ यही दिक्कत है कि हमारी फाइल वहाँ क्यों जाती है। अभी इन्होंने बार बार मुझसे कहा कि हमारे काम रोक देते, हमारे काम रोक देते। बताइए कौन सा काम रुका है? कैमरे लगे नहीं लगे, लगवा पाए। स्कूलों का जो काम करवाना चाह रहे हैं कर पा रहे हैं। सारे काम तभी तो कर पा रहे हैं ना जब एलजी सपोर्ट कर रहा है। आपको लगता है अगर एलजी टांग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद कर पा रहे हैं? सर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने क्या काम है वही तो कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी वो गलत चीजें बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि एलजी और सीएम को अपनी दोनों की जुरिडिक्शंस डिफाइन करने की जरूरत है। जो काम एलजी का वो एलजी करे, जो काम सीएम का सीएम करे। सीधा सवाल पूछूं मैं सीधा सिंपल कर देता हूं इसको। वो कह रहे हैं कि उस वर्डिक्ट के बाद हर फाइल एलजी को भेजने की बाध्यता खत्म हो गई थी, और अब वो कह रहे हैं कि जो आप नया बिल ला रहे हैं इसमें सारी फाइल एलजी को भेजनी पड़ेंगी। वापस वहीं ले आया। सर अगर आपको लगता है कि ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मुझे लगता है फिर से आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार आपकी सुनी थी तो रिपीट ऑर्डर फिर से यही करते रहे क्या सर? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिंपली यही कहा था कि आपकी जो पावर है लेजिस्लेशन चलाने की आप वो चलाइए, जो फाइलें आपको गवर्नर को दिखानी है वो दिखानी है और आगे भी दिखाते रहेंगे, क्योंकि स्पेशल स्टेटा है और यूनियन टेरिटरी है और अल्टीमेट अथॉरिटी एलजी है। इस बात को नाम आप डिनाई कर सकते हैं ना? भाई अल्टीमेट अथॉरिटी एलजी है और फाइल दिखाने में दिक्कत क्या है? लगातार 2021-2025 तक भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 25-26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। दिल्ली के लोगों ने इनको एक बार नहीं 2-2 बार, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में और एमसीडी में तो जीत जाते हैं ना वो। एक बार 70 में से आम आदमी पार्टी को 67 सीटें देके, एक बार 70 में से 62 सीटें देके आम आदमी पार्टी को जिताया है। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी नहीं हराई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये व्यक्तिगत रूप से शिकस्त थी। वही फिर वो 7 सीटें लोकसभा में जीत जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, उसी का बदला ले रहे हैं। आज तक इनको दिल्ली की हार पच नहीं पा रही। आज तक इनके पेट में यही दर्द है कि आम आदमी पार्टी ने कैसे इनको हरा दिया, और बार बार ये कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालते हैं कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी से बदला ले। दिल्ली के एक बयान आया था दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि कोरोना की इस लड़ाई में केंद्र सरकार ने हमें उंगली पकड़कर लड़ना सिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पर एकदम बात पलट जाती है। एक बात बीच में आई थी कि हमें कोई कह रहा है जी अगर एमसीडी का पैसा बकाया बनता भी हो तब भी मत देना क्योंकि भ्रष्टाचार है। तो सर अंतर विरोध तो आपके यहाँ भी है ना? देखिए 15 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है। एमसीडी कंगाल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मालामाल हो गए। दिल्ली के लोगों ने भी हाल ही में आपने देखा 5 बाई इलेक्शन हुए, 5 बाई इलेक्शन में 0 पे लेके 4 तो आप ही की थी। 0 पे लेके 4 तो आप ही की थी। नहीं, आप क्या कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी? 4 तो आप ही की थी। मैं तो कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता मुद्दे से। घरेंद्र भाई मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता, मैं कह रहा हूँ मुद्दे पे रहेंगे। वरुण जी मैं भी वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जब 0 में दिल्ली के लोग ले गए, इनको दर्द हुआ। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों की वजह से ये बिल आया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझ में आ गई है, भाई उपचुनाव के नतीजे ऐसे आए इसलिए आप ये बिल लाए। देखिए चुनाव तो पूरे देश भर में हो रहा है। कहाँ आम आदमी पार्टी वालों की जमानत जब्त होती है। मोदी जी के खिलाफ भी ये पीएम का चुनाव लड़ने चले थे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि दिल्ली के सीएम और पीएम से सीधा कंपैरिजन करते हैं। छोटा मोटा कंपैरिजन नहीं समझ में आता। केजरीवाल वालों को सीधा स्पष्ट झूठ बोलेंगे, माथे पे कोई शिकन नहीं। सीधा कंपैरिजन प्रधानमंत्री से, जो 500 मतलब पार्लियामेंट में बैठा, सीधा कंपेयर उससे। छोटे मोटे आसपास कंपैरिजन नहीं करते। समस्या क्या है, सीएम को अपनी पावर का अंदाजा ही नहीं है। सीएम अपने आप को पीएम समझने लगा है। क्यों? क्योंकि उनको भाषणों में जाके भाषणबाजी करनी है। भाषणबाजी में जाके वो अपने आप को दुनिया में जाके ताकतवर साबित करके आ जाता है कि मैं दिल्ली का सीएम हूँ, मैं सीएम हूँ। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि मैं एक यूनियन टेरिटरी का सीएम हूं और मेरे को गवर्नर को भी सम्मान देना पड़ता है। अब ये एरोगेंस उनकी अपनी पर्सनल एरोगेंस है। दूसरी बात क्या है, जितने भी आम आदमी के प्रवक्ताओं से जब भी किसी टीवी डिबेट पर जाता हूं, इतनी स्पष्ट झूठ इतनी क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, माथे पे शक्कर नहीं होती है। क्यों? उसका उदाहरण है, आप आम आदमी पार्टी का पेज खोलकर मनीष सिसोदिया की पूरी स्पीच सुन लीजिए। वो इतनी स्पष्ट तरीके से झूठ बताते हैं हर चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल को, डेमोक्रेसी को, और इतनी बढ़िया तरीके से अपनी अराजकता की बात को रखते हैं कि बाकी वालों को उनको फॉलो करना पड़ता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। जो बिल पास किया गया अभी राज्यसभा में भी पास होगा। अगर आपको इससे कोई समस्या है, अगर आपको इससे कोई दिक्कत है, और अगर आपको अपनी विधानसभा चलाने में इससे कोई दिक्कत है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर वहाँ का जजमेंट आपके फेवर में जाएगा तो आपके फेवर में बात आएगी। लेकिन लोगों को झूठ बोलकर बरगलाना बंद कीजिए। आज भी 75% पावर जैसे पहले दिल्ली सरकार के पास थी, आज भी है। आप आज भी दिल्ली के लोग का भला अगर आप सच में करना चाहते हैं तो यमुना को साफ कीजिए। आप एजुकेशन रिफॉर्म्स में काम कीजिए। आप बोर्ड बनाने ले आते हैं, अब इनका अलग ही चल रहा है। दिल्ली में सीबीएसई, पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड चल रहा है।
इनका क्या है, हम अपनी अलग सरकार चलाएंगे, हम अपना बोर्ड बनाएंगे, एजुकेशन का बोर्ड। तो ये जो बकवास बातें हैं, ये जो सिस्टम है जो हर चीज़ में अपना अलग जो एक अराजक सोच है कि मैं पूरा दिल्ली नहीं चला रहा, मैं पूरा एक कंट्री चला रहा हूँ, तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी में आपको फ्रंटलाइन वॉरियर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी में फेडरल स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, गवर्नर को इज्जत देनी पड़ेगी। ये आपको करना चाहिए और बाकी सबको भी ये सीखना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी कैसे चलती है। अनामिका झा, ये बताइए कि कांग्रेस का स्टैंड अब क्या बनता है? भाई वो तो सड़क पर उतरने को तैयार है, बीजेपी डिफेंड करने को तैयार है, कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, कांग्रेस का जो स्टैंड है, हमारी जो पार्टी की गाइडलाइंस है वो ये है कि चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से ये लोकसभा में बिल पारित करके आई, वाकई ये निंदनीय है। और देखिए, केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है, आप पिछले जो एनडीए की जो पारी 2 है या पारी 1 भी हमने पूरे देश ने देखा है, तो ये कुल मिला के ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, देश का किस तरीके से ये सरकारी संपत्तियों का इन्होंने निजीकरण किया है। अभी इन्होंने आप देखा कि थोड़े अभी लाल किला बेचा है इन्होंने, देश की धरोहर का एयरपोर्ट को ये कर रहे हैं। और किसान दिल्ली से डाइवर्ट नहीं हो रहे। नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, और मैं दिल्ली सरकार कांग्रेस के पास वाकई कहने के लिए बहुत कम है। ठीक नहीं है इस तरह से कहना एक प्रवक्ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर अनामिका झा साहब कि अनामिका झा जी की दिल्ली को लेकर कांग्रेस के पास वाकई बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं। देखिए, दिल्ली को लेके कांग्रेस धर्म संकट में है, असमंजस में है। बिल्कुल असमंजस में नहीं है, मैं बार बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको कहा ना कि ऐसी क्या रसाकसी हो रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। क्या 15 साल में तो आप लोग ही मीडिया का कभी ऐसी नौबत नहीं आई? कभी मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में बहुत सारे सर्वसम्मति से और आपस में तालमेल होने चाहिए, और दोनों के जो अधिकार हैं वो बिल्कुल ही निश्चित किए जाने चाहिए। इस बात से कांग्रेस पार्टी कहीं इनकार नहीं करती। लेकिन आप केजरीवाल जी की सरकार की यदि आप बात करें तो इन्होंने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। अभी आप देखिए कि लॉकडाउन के दौरान ये स्कूल की ये शिक्षा नीति पे बात करते हैं, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल की जो फीस आप लॉकडाउन में जो मध्यम वर्गीय परिवार या जो है गरीबी रेखा से नीचे वाले, किस तरीके से उन्होंने जो फीस के द्वारा उनका एक गरीब परिवारों का जो शोषण हुआ। एक ये शिक्षा नीति बताइए, दिल्ली में इन्होंने एक स्कूल या एक हॉस्पिटल ये बताए, इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने कौन से रोड बनवाए, इन्होंने क्या किया? आप एक ये इनका तो ये क्या आप क्या कहना चाह रही हैं? ब्लेम गेम है कि वो कहते हैं कि केंद्र नहीं करने दे रहा, केंद्र कह रहा है कि ये करते नहीं है, हो कह रहा है। ये सिर्फ मैंने कहा ना कि केजरीवाल जी की जो है कि ये जो आंसू जो है ना वो दिखावे के हैं, इनके कथनी और करनी में जी, कथनी और करनी में फर्क है। पासिंग आ रहा हूँ नहीं, ये क्या पासिंग द बकेट एटीट्यूड है कि टोकरी इधर कर दी फिर इधर कर दी? देखिए वरुण जी, मैंने अभी कांग्रेस के साथी को भी सुना। देश में जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, और दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 2 बार हमें 70 में से 67 और 70 में से 62 सीटें देके हमारी सरकार बनाई, और इनको 0 पर ले आए थे। ये 0 वाली पार्टी आज भी इस अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रही कि गरीब लोगों की मदद क्यों हो रही है। बात कर रही थी स्कूल के बच्चों की। दिल्ली की सरकार पूरे कोविड के समय में देश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने ये नियम लागू करा कि प्राइवेट स्कूल वाले ट्यूशन फीस से ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। उससे दिल्ली के लाखों जो लोग हैं, जो लाखों बच्चे हैं, उनको से मैं वही नहीं, अरे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम। सर आप खुलेआम झूठ क्यों बोलते हैं? इसमें केजरीवाल जी का क्या रोल है? ट्यूशन फीस के लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। प्रॉब्लम क्या है कि आंखों में पट्टी बांध के घूमते हैं, काली पट्टी। इन्हें दिल्ली की डेवलपमेंट नजर नहीं आती। बार बार दिल्ली के लोगों ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है। इनको 3 सीटें डेवलपमेंट है, आप बताइए ना क्या डेवलपमेंट है? कौन से हॉस्पिटल आपने दिए? कौन से दिल्ली को यूनिवर्सिटी दी? कौन सी यूनिवर्सिटी? मैंने आपको कहा है कि 0 नंबर वाली पार्टी को तो बोलने का नैतिक ऐसे नहीं, ये कोई बात नहीं। लोगों ने सर ये अब ये बात करते हैं एरोगेंस की। हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हमारा है, हमारी इतनी स्टेट्स में सरकार है। क्या मेरे चेहरे से या मेरी बातों से एरोगेंस नजर में आया? मात्र एक स्टेट में इनकी सरकार और बार बार लोकसभा में आपका एक एमपी आपका राइट थोड़ी ले लिया किसी से। देखिए वरुण जी, प्रॉब्लम यही हो रही है कि ये लोग डेवलपमेंट के दुश्मन है। ये लोग नहीं चाहते कि दिल्ली में गरीब आदमी को उसका वाजिब हक मिले। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब चाहते। पोल्यूशन के नाम पर दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल किसने बनाया? पूछिए, इनके पिताजी ने तो बनवाया। किसने बनवाया? केजरीवाल के। ऐसे नहीं। आप इस तरह की बातें जब कहते हैं, डेवलपमेंट नहीं चाहती, गरीब के दुश्मन है, किसान सम्मान निधि कौन बेचता है? केजरीवाल बेचता है, ये भारत सरकार बेचती है। वरुण जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को ओपन चैलेंज दे रहा हूं।
15 साल से एमसीडी में सरकार है, एक काम गिनवा दे कि एमसीडी में कोई एक काम कराओ। घूम फिर के एमसीडी पर आ गए। चलिए मैं एक दिन कर लेंगे। मैं इसको एरोगेंस से एमसीडी पर तो ले आया हूं, और एमसीडी से भी मैं दिल्ली पर ले आता हूं। दिल्ली की प्रोग्रेस की बात नहीं करना चाहते। रोडों के लिए 1000 करोड़ का बजट निकाला, रोडों की दिल्ली की हालत देख लीजिए। मेट्रो में कुछ किलोमीटर की कोई इनका कोई ग्रोथ प्लान नहीं है। नरेला तक मेट्रो जानी थी, आज तक उस मेट्रो का आता पता वरुण, मैं पूछना चाहता हूं कि 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई एक ढंग का काम कराओ सिवाय दिल्ली को सर्टिफिकेट कौन बांटेगा एक दूसरे को? दिल्ली को बदनाम करने नहीं का कोई ऐसे एक काम सर्टिफिकेट कराओ। बांटने से बात नहीं होगी ना। आखिरी कंक्लूजन इनको दे देता हूं। मैं सिर्फ आखिरी कंक्लूजन ये दे रहा हूं, आम आदमी पार्टी को अपने प्रवक्ताओं को और अपने डिप्टी सीएम को ये समझाना होगा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे में काम करते हैं, जहां पर आपको पीएम का भी सम्मान करना है, जहां पर आपको एलजी। मेरा सवाल है और नहीं उसका जवाब दे दीजिए। नहीं मेरा सवाल ले लीजिए। ये कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री विधायक चुनने का फायदा क्या अगर ऐसे बिल लाने हैं? सर मैं वही तो कहता हूं, इस तरह की जो भ्रामक लैंग्वेज है ना वो इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने विधानसभा खत्म कर दी? विधानसभा ऐसे कैसे होगी? क्या बजटिंग आपकी पावर खत्म होगी? आप पूरी बजटिंग कर सकते हो, हेल्थ का बजट बांट सकते हो, एजुकेशन का बजट बांट सकते हो, रोड बना सकते हो, कौन से काम में आपको अड़चन है? लेकिन फिर भी सिर्फ आप एक भ्रामक पॉलिटिक्स करना चाहते हो। आपको एक एलजी को फाइल दिखाने में दिक्कत है। ये फाइल ले जाके यूं दिखानी है, एलजी साहब हम ये रोड बना रहे हैं, क्योंकि आप जवाबदेही आ गई। और वो उसको दबा लें। वो कह रहे हैं वो रोक लेते हैं उस फाइल को। अच्छा सर मुझे बताइए दबाना क्या होता है? अगर ये आज फाइल लेके आए, वो कहते हैं हमारी सीसीटीवी की मोहल्ला क्लिनिक की फाइल बहुत दिनों तक रोक ली। क्या मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना है? ये बनाना चाह रहे लेट हुए ना। अच्छा नहीं लेट हुए। अच्छा क्या काम है कोरोना में? ये कह रहे हैं लेट आ रहे हैं। वरुण, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग एलजी को चुनने के लिए वोट डालते हैं, मुख्यमंत्री को चुनने के लिए वोट डालते हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक ढांचे की सम्मान और प्यार नहीं है। ये बार बार ये आवाज उठाते हैं कि हम एलजी को थोड़ी चुनते हैं, एलजी को थोड़ी चुना जाता है। तो इसीलिए तो कह रहे हो दिल्ली के 2 यूनियन टेरिटरी है ना भाई, वो यूनियन टेरिटरी। अरे फैसले भी हम लेंगे, फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं लेगा, फैसले हम लेंगे दिल्ली के लोग। फैसले वो कह रहे हैं फैसले आप लो, एलजी को फाइल दिखा दो। लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों दिखाएं जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये राइट दे दिया हमें? राइट दे दिया ना उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार मैंने एरोगेंस इनके मुंह से साबित करवाई दिया। ये यही कहना चाहते हैं कि हम एलजी को फाइल क्यों दिखाएं। जी देखिए अभी मैं देख रही थी ये दोनों जिस तरीके से, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि अभी ये मौजूदा मैं अभी एग्जाम्पल दूंगी कि कृषि कानून पे एक दिल्ली सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन आता है जो कृषि कानून को ये समर्थन करते हैं, और बाद में जब इन्होंने जनता का मुहिम देखा और देश का जब देखा तो केजरीवाल जी वहाँ पे जो है अपने झूठे आंसू किसानों का दर्द छलकाने के लिए ये वहाँ पे अब कांग्रेस ना इररिलेवेंट हो चुकी है। कांग्रेस और ऐसा भी नहीं मैं बता दूं कैसे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही टीम है। पंजाब में कहते हैं जी आप दोनों टीम मैं आपको बता रहा हूँ ना, पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बना ली, आम आदमी पार्टी नहीं बना पाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, कांग्रेस की सीट 0 आ जाएगी। गुजरात चले जाइए, कांग्रेस जीत जाएगी, आम आदमी पार्टी जीत जाएगी तो कांग्रेस 0 हो जाएगी। एमसीडी देख लीजिए, मैं एमसीडी की आपको चौहान बांगर की सीट बता देता हूँ। पिछली बार आम आदमी पार्टी के पास थी, इस बार कांग्रेस के पास है। इकलौती एक सीट कांग्रेस जीती है। ये सेटिंग कंक्लूजन करना है, कार्यक्रम खत्म करना है, रास्ता क्या है ये बताइए। आप तो सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं। वरुण, निश्चित तौर पर संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो निर्णय दिया था वही निर्णय दिल्ली पे लागू होता है। एक बिल लाके आप संविधान को खत्म नहीं कर सकते। जो संविधान में जिस बात की व्याख्या है, संविधान में जिस बात का उल्लेख है, 239A जो कह रही है उसी के हिसाब से दिल्ली की सरकार चलेगी, ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हिसाब से चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। अगर आपको इसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात लगती है तो आप दोबारा से कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन रोड पे उतरना इस बात को साबित करता है ना तो आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, ना तो आपको देश के लोकतंत्र में विश्वास है। हाँ जी, कंक्लूजन। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो है गाइडलाइंस, उसका कांग्रेस पार्टी ने हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है और करती रहेगी। और जहाँ तक रही कि केंद्र और राज्य सरकार की, तो रसाकसी मैं फिर कहूँगी कि ये दोनों ही ए और बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। यदि ये लोकसभा में इन्होंने बिल पारित किया तो विपक्ष से क्या इन्होंने कोई राय ली? जैसे इन्होंने कृषि कानून, इन्होंने चुपके से एक तानाशाही हिटलर शाह की तरह इन्होंने कृषि कानून देश पे थोप दिया, जिससे कि हमारे अन्नदाता सड़कों पे है। तो इस तरीके से यदि चूँकि ये सरकार अपनी जो बहुमत में है, देश की जनता ने इनको चुना, देश की 130 करोड़ आबादी ने केंद्र की सरकार को बीजेपी बहुमत के साथ चुन के आई, तो इन्हें भी लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से ये तानाशाह रवैया अपना रहे हैं ये बिल्कुल ही निंदनीय है। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये समझिए कि दिल्ली की राजनीति गरमाने वाली है। ये इसके हालात ऐसे स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सवाल फिर उठने लगा है कि दिल्ली का बॉस कौन? दिल्ली में क्या एलजी ही बॉस हैं या फिर जो चुनी हुई सरकार है, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या उसके अधिकारों में कटौती की जा रही है? भाजपा का कहना है कि जो अधिकार
दिल्ली की सरकार के पास हैं वो बने हुए हैं क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जनता को कैसे समझाया जाएगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और अगर कोई काम रुकता है तो क्या उसमें आरोप प्रत्यारोप ही होंगे, ये बड़ा सवाल है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।